नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं आप सभी का डॉक्टर मिर्ज़ा शौकत बेग खैर मुक़द्दम करता हूँ। आज मैं जिस उन्वान पर बहस करने जा रहा हूँ वो उन्वान अचीवमेंट टेस्ट या तहसीली आज़माइश है। तहसीली आज़माइश के अंग्रेज़ी माने हैं अचीवमेंट टेस्ट। तुलबा में इक्तिसाब या आमोज़िश के नतीजे में सीखे हुए मवाद पर प्रोफिशिएंसी को जांचने या आज़माइशी अमल को हम तहसीली आज़माइश कहते हैं। जब हम बच्चों के सीखे हुए मवाद या उनके इक्तिसाब के बारे में जानते हैं तो उसको जो हम उसकी जांच करते हैं आया बच्चे वो सीखे हैं या नहीं, हम इसी को तहसीली आज़माइश कहते हैं। तुलबा में हुसूलियाबी रास्त तौर पर तुलबा में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बालिदगी और नशोनुमा की वजह से तबई हालत से माखुज़ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे जो समझिए कि अपनी तबई हालत को बढ़ाते हैं, उनमें जो तब्दीली होती है उसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे हम बालिदगी और नशोनुमा कहते हैं। उसकी वजह से भी इनके इक्तिसाब पर असर होता है। एन.एम. डॉइन के मुताबिक तरबियत और इक्तिसाब के बाद किसी फ़र्द के हुसूल इल्म और उस पर कामयाबी की जांच करने वाली आज़माइश को तहसीली आज़माइश कहते हैं। डॉविन का कहना यह है कि किसी भी फ़र्द या तुलबा से जो वो इल्म हासिल करते हैं आया वो इल्म सीखे हैं या नहीं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम जो आज़माइश करते हैं उसको तहसीली आज़माइश कहते हैं। तहसीली आज़माइश के तसव्वुर में 3 अनासर शामिल हैं। नंबर 1 अनासर है इक्तिसाबी रुझान, जिसको लर्निंग एटीट्यूड कहते हैं। कोई भी चीज़ सीखने के लिए एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर एटीट्यूड के आप किसी चीज़ को सीख नहीं पाते। दूसरा है इक्तिसाबी आमादगी, लर्निंग रेडीनेस। आमादगी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप में आमादगी है तो आप जो है ना सीखने के लिए रुजू होंगे। लिहाजा तुलबा में इक्तिसाबी आमादगी होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है इक्तिसाबी मौक़े, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना ये मौलिम की ज़िम्मेदारी है। जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। तो ये जो है ना 3 अनासर हैं जिसके ज़रिए हम तहसीली आज़माइश के तसव्वुर को मुकम्मिल कर सकते हैं। इसके अलावा हिफ्ज़ान सेहत, मोटिव्स, डिज़ायर जो तुलबा में जज्बाती तवाज़ुन के ज़रिए अपने काम इक्तिसाब के अमल को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इन 3 अनासर के अलावा बच्चों में हिफ्ज़ान सेहत भी बड़ा जो है ना दर्जा रखती है, जिसमें बच्चों के मोटिव्स, बच्चों के डिज़ायर जो है ना उनके जज्बात को तवाज़ुन रखते हैं। जज्बात से मुराद उनका हंसना, बोलना या समझना, कूल रहना, ये सब जज्बात हैं। तो इस तवाज़ुन के ज़रिए बच्चे अपना काम इक्तिसाब के अमल को बखूबी अंजाम देते हैं। गुड्स डिक्शनरी के मुताबिक तहसीली आज़माइश से मुराद किसी फ़र्द तुलबा की मालूमात, महारत, स्किल, तफ़हीम, अंडरस्टैंडिंग की पैमाइश की जाती है, जिसमें तुलबा तालीमी मैदान में तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुड्स डिक्शनरी के मुताबिक हम किसी फ़र्द की सीखी हुई मालूमात का अगर अंदाज़ा लगाना है, उनकी महारत का अंदाज़ा लगाना है या उनकी अंडरस्टैंडिंग का अंदाज़ा लगाना हो तो यही अंदाज़े गुड्स के मुताबिक तहसीली आज़माइश कहलाते हैं। या दूसरे मानों में तालीमी मैदान में जो हम तरक्की का अंदाज़ा लगाते हैं उसको हम तहसीली आज़माइश कहते हैं। ये गुड्स की डिक्शनरी के मुताबिक है। दूसरे जो माने हैं वो है कोलिंस की डिक्शनरी के मुताबिक अफराद के तदरीसी व इक्तिसाबी असरात की इनफरादी तौर पर पैमाइश की जाती है, तहसीली आज़माइश कहलाती है। कॉलिन का कहना यह है कि हर बच्चे में इनफरादी इख्तलाफात होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मालूम करने के लिए बच्चे कितना सीखे हैं, कितना उन पर असर हुआ है, इस मालूमात के अंदाज़े को हम तहसीली पैमाइश कहते हैं। यानी ऊपर दी गई डेफिनेशन से ये हम नतीजा अख्ज़ करते हैं कि तहसील के माने जो बच्चों की जो तालीमी हालत है, बच्चों की तालीमी हालत सिर्फ़ दिमागी नहीं होती बल्कि उनके नशोनुमा का भी उस पर असर होता है और बालिदगी का भी उस पर असर होता है। तो ये
असर होने के बाद जो बच्चे सीखते हैं, जो उनका इक्तिसाबी अमल अंजाम पाता है, यही अचीवमेंट कहलाता है। इन तहसील को जब हम जांचते हैं या उनकी लियाकत को जब हम जांचते हैं या उनके हाफिज़े को जांचते हैं तो वो जांच तहसीली आजमाइश कहलाती है। तहसीली आजमाइश के मकासद या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 4 हैं। नंबर 1, तुलबा को अगले दर्जे में तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करना। जो बच्चे मौजू हैं या काबिल बन चुके हैं तो उनको आइंदा जमात में तरक्की देने के लिए हम तहसीली आजमाइश करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जमात में तुलबा के मुकाम और मौक़ूफ़ की निशानदेही करना। आया हम ये मालूम करना कि ये बच्चा क्लास में 10वें नंबर पे है या 5वें नंबर पे है या 3रे नंबर पे है, यानी इनफरादी इख्तलाफात की वजह से इसमें कितनी जहानत है, कितना ज़हीन है, क्लास में क्या मुकाम रखता है, इसका अंदाज़ा लगाना। तो ये ऑब्जेक्टिव जमात में बच्चों के जो है ना मुकाम और मौक़ूफ़ की निशानदेही करना है। अगला तीसरा जो है वो मौल्लिम तदरीसी मकासद में किस हद तक कामयाब हुआ और किस हद तक नहीं, वो अपने आप का मुहासबा करता है। न सिर्फ बच्चों की आजमाइश होती है बल्कि मौल्लिम की तदरीसी आजमाइश भी होती है। मौल्लिम ये देखता है कि वो जो बच्चों को जिस मकासद की बिना वो पढ़ाया है, क्या वो मकासद जो है ना उसके कामयाब हुए हैं या नहीं। अगर कामयाब हुए हैं तो वो आगे बढ़ सकता है, अगर कामयाब नहीं हुए हैं तो उसको वो दोबारा फिर जो है ना अपना मुहासबा करके बच्चों को रीटीचिंग करेगा। चौथा है इक्तिसाबी अमल में मेयार और मिक़दार को यकीनी बनाना। इक्तिसाब का मतलब खाली सीखना नहीं है, मेयार है, बच्चे कितना अच्छा सीखे, क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों को यकीनी बनाना है। अगला ऑब्जेक्टिव यह है कि दर्स व तदरीस के बाद तुलबा की किस ख़ास मज़मून में सलाहियतों की जांच करना है। बाज़ मज़ामीन बहुत मुश्किल होते हैं तो हम उन मज़ामीन में बच्चों की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो इस टेस्ट के ज़रिए, दर्स व तदरीस के ज़रिए बच्चों में सलाहियतों के अंदाज़े लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है तुलबा के मुज़ाहरे, परफॉर्मेंस से वाकिफ़ होना। आया बच्चे सीखने के बाद क्या मुज़ाहरे कर रहे हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, इसके बारे में अंदाज़े लगाना है। 7th है फ़राहम करदा इक्तिसाबी तजुर्बात की असर आफरीनी के अंदाज़े लगाना। जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो उस दौरान कुछ तजुर्बात कराते हैं, कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ देते हैं, क्या वो लर्निंग एक्टिविटीज़ उन पर असर कर रही हैं, उसके हम अंदाज़े लगाना। मान लीजिए कि हम न्यूटन का तीसरा कुलिया बच्चों को पढ़ा रहे, तीसरा कुलिया हम बच्चों को पढ़ाने के बाद हम उनसे ये पूछ सकते कि भाई आम ज़िंदगी में इसका क्या इतलाक़ होता। तो ऐसे सवालात अगर जब हम बच्चों को देते हैं तो उससे उनके असर आफरीनी का अंदाज़ा होता है। तो लिहाजा इस टेस्ट के ज़रिए हम बच्चों में दिए गए तजुर्बात की असर आफरीनी के अंदाज़े लगा सकते हैं। नेक्स्ट है तुलबा का हौसला बनाना और उनकी अमली मदद करना। बच्चों में सबसे अहम काम टीचिंग लर्निंग के दौरान उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इस टेस्ट के ज़रिए हम बच्चों में जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप करके उनकी कमज़ोरियों को और उनकी खूबियों को उनके सामने ला सकते हैं, दूसरे मानों में उनकी अमली मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुलबा के मुस्तक़बिल की तैयारी, उनमें प्रोफेशनलिज़म के लिए बुनियाद फराहम करना। मान लीजिए कोई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, कोई बच्चे इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके जो इनफरादी खुसूसियात हैं, उनका जो तालीमी रिकॉर्ड है, उसकी मदद से हम बच्चों की मुस्तक़बिल साजी कर सकते हैं, यानी प्रोफेशनलिज़म के लिए हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। तहसीली आजमाइश के कुछ मराहल हैं। आम तौर पर मदारस में तहसीली आजमाइश को मेयारी आजमाइश की शक्ल में तैयार करते हैं और मकासद, मतन और दुश्वारी की सतह, डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा लगाते हैं। तहसीली आजमाइश के मुख्तलिफ़ मराहल हैं जिसमें हम सबसे पहले जो उनकी आजमाइश करते हैं, ज़ाहिरी बात है आजमाइश के लिए एक उनका टेस्ट मुनक़्क़द करना पड़ता है। टेस्ट आम नहीं होता, टेस्ट मेयारी होता है, टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है और
टेस्ट की तैयारी के दौरान जो मकासद हम मुतय्यन करें हैं, जो मतन हम शामिल करें हैं, जो दुश्वारी की सतह हम उसमें इंक्लूड किए हैं, उन सब का उस पर अंदाज़ा लगाना और टेस्ट इन सारे चीज़ों की गुमाजी करना ज़रूरी होता है। आज़माइश की तहसील में सबसे पहला मरहला तहसीली आज़माइश की मनसूबाबंदी है। आप बखूबी जानते हैं, हम अगर क्लासरूम में जाने से पहले अगर सबक की बंदी करते हैं तो सबक कामयाब होता है। अगर सालाना मनसूबाबंदी करते हैं तो हमारा समझिए कि सिलेबस वक्त पर ख़त्म होता है और कामयाबी के साथ हम सिलेबस को बच्चों को सिखा सकते हैं। या हम कोई घर की तामीर कर रहे हों, उसका नक्शा सही मंसूबे से बनाए हों तो घर अच्छी तरीक़े से तामीर हो पाता है। तो ज़ाहिरी बात है कि मनसूबाबंदी कामयाबी की निशानी है। तो तहसीली आज़माइश की सबसे पहली जो सीढ़ी है वो ये है कि उसकी मनसूबाबंदी है। तहसीली आज़माइश की मनसूबाबंदी के बाद जो दूसरी सीढ़ी या दूसरा समझिए कि मराहल है वो ये है कि ब्लूप्रिंट की तैयारी, यानी उसके नक्शे की तैयारी। इसमें किन चीज़ों को शामिल करना है, कौन सी डिफ़िकल्टी लेवल लेना है, कौन सी आसानियाँ लेना है। बच्चे कमरे जमात में मुख्तलिफ़ किस्म के होते, कोई बच्चे ज़हीन रहते, कोई बच्चे एवरेज रहते, कोई बच्चे बिलो एवरेज रहते। इन तमाम को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करके समझिए उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। उसका तीसरा जो इक़दाम है वो है सवालनामा और उसको तरतीब देना। हम सवालनामे को तरतीब देते, कौन से सवालात जो है ना एस्से के होने चाहिए, कौन से शॉर्ट होने चाहिए, कौन से वेरी शॉर्ट होने चाहिए, ये सब हम सवालात को तरतीब देंगे। चौथा जो इक़दाम है वो है आज़माइशी टेस्ट को मुनक़्क़िद करना है। हम बच्चों को बड़े आराम के साथ वक्त का तयन करके, सही जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करके, बड़े आराम से उनके दिमागी सुकून को जो है ना एक अच्छा माहौल पैदा करके हम टेस्ट को मुनक़्क़िद करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जांचना और निशानात देना है। स्कोरिंग की हम जो भी सवालात आज़माइशी टेस्ट में देते हैं तो उसको जांचने का अमल है। जांचने में कोई गलतियां ना हो पाएँ, हम किसी बच्चे को ज़्यादा या कम नंबर न दे पाएँ। अगर एक से ज़ायद मुम्तहिन पेपर करेक्शन कर रहे हों तो वो भी मसावी नंबरात दें। इसलिए जांचना और निशानात देना एक बड़ा अहम जो है ना मरहला है। आखिरी जो मरहला है वो है जांच या तय्युन क़दर। अब हम पहले स्टेप टेस्ट की मनसूबाबंदी के मराहल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मकासद का तय्युन करेंगे। टेस्ट की मनसूबाबंदी में कौन कौन से मकासद हैं? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस, स्किल, ये सब मकासद हैं। इन मकासद का हम तय्युन करेंगे कि वे बच्चों को कौन कौन सी मालूमात देना है, बच्चों को कौन कौन सी मालूमात उन्होंने हासिल की है और किन मालूमात पर हम सवालात तैयार करेंगे, मालूमात को हम कितना परसेंटेज देंगे, ये सब जो है ना हम उसके मकासद का तय्युन करना। फिर उनकी मिक़दार यानी कितना परसेंटेज देंगे। इकाई में ज़ेली इकाई कौन कौन से ज़ेली इकाई, यूनिट, सब यूनिट कौन कौन से हैं, उसके मिक़दार का तय्युन करेंगे। फिर उसके बाद सवालात की अक़साम, सवालात एस्से टाइप होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए या वेरी शॉर्ट होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, तो उनका वेटेज जो ना हम देंगे। फिर उसके बाद सवालात में कौन कौन सी दुश्वारी पैदा हो रही, उनका डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि बच्चे ज़हीन होते, बच्चे एवरेज होते, बच्चे बिलो एवरेज भी होते, तो इस लिहाज से पेपर में जो है ना डिफ़िकल्टी लेवल को भी हम वेटेज देंगे। तो इस मरहले में बच्चों के दुश्वारी, उसकी हैयत की सतह का हम तय्युन करेंगे, यानी दूसरे मानों में वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल है। अब सबसे पहला टेबल वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। इस मरहले में ब्लूप्रिंट के पहले हमको 4 जो है ना टेबल बनाने हैं। सबसे पहला टेबल है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम जो मकासद का तय्युन करे हैं उनकी मिक़दार का तय्युन करना। इसमें वर्टिकल 3 कॉलम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, मार्क्स और परसेंटेज। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नॉलेज या मालूमात। मालूमात में हम सवालनामे के अंदर 8 निशान देंगे। 8 निशान मतलब कितना परसेंटेज हुआ? 32। इसको कैसे निकालेंगे? हम टोटल हमारा पर्चा 25 मार्क्स का है, यानी परसेंटेज बोले तो 100 हो गए, 25 × 4 100 होते। तो इसी तरीके से हम मालूमात को 4 से अगर ज़रब दे रहे तो 8 चौक 32, यानी दूसरे मानों में 8 मार्क्स 32% के होंगे। ये नॉलेज के लिए मुख्तस किए गए हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग या फ़हम। अंडरस्टैंडिंग या फ़हम में हम ये देखेंगे कि बच्चों को हम 7 नंबर दे रहे, 7 चौक 28, दूसरे मानों में उसका परसेंटेज हुआ 28।
तीसरा है एप्लीकेशन या इत्तलाक़, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम 5 नंबर दे रहे। इसके 5 को अगर हम 4 से ज़रब दे रहे तो 20% हो गया। महारत, हम ये देख रहे कि भाई बच्चों में कौन सी ड्राइंग की महारत है या कौन सी दूसरे दीगर महारतें वो जो है ना अक्स करे हैं, उसको हम स्किल कहते हैं। इसके हम 5 निशानात दे रहे, तो 5 निशानात मानी फिर 20%। आप इन निशानात को अगर आप जो है ना जमा करेंगे, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, तो दूसरे मानों में अगर हम परसेंटेज का अगर इसी तरीके से जो है ना उसकी जमा करेंगे तो 32 और 28, समझिए 60 हो गए। 60 और 20 80, 80 और 20 100, तो इस तरीके से दोनों टैली हो गए। अब ये था पहला टेबल जो कि वेटेज टू ऑब्जेक्टिव था। अब दूसरा टेबल वेटेज टू कंटेंट है, यानी मवाद, हम कौन कौन सा मवाद लिए हैं। इसमें भी वर्टिकल 3 कॉलम है। नंबर 1 कंटेंट यानी मवाद, दूसरा मार्क्स या निशानात, तीसरा परसेंटेज। तो जो यूनिट है हमारा उसके सब यूनिट्स भी हैं। तो सब यूनिट जो हैं वो फसल की इस्लाह है, बीजों की तस्दीक है, ग़िज़ा को नुकसान पहुंचाना है, ग़िज़ा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। तो सबसे पहले हम फसल की इस्लाह के लिए 7 निशानात देते हैं, वही साबिक़ा तरीक़ा। अगर हम 7 निशानात देते हैं तो इसका परसेंटेज 7 चौक 28% हुआ। बीजों की तस्दीक के लिए हम 8 निशानात देते हैं। 8 को अगर हम 4 से ज़रब दे रहे तो 8 चौक 32 हुए। ग़िज़ा को नुकसान, ये जो सब यूनिट है इसके लिए हम 5 निशानात देते हैं तो 5 चौक 30 हुए। उसी तरीके से ग़िज़ा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ग़िज़ा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए भी हम 5 निशानात देते हैं, 5 चौक 20 हुए। तो उस तरीके से जुमला निशानात 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 हुए। उसी तरीके से परसेंटेज में 28 और 32 60 हुए, 60 और 20 80 हुए, 80 और 20 100 हुए। तो ये दूसरा टेबल जो था वो मवाद का तवाज़ुन या उनकी मिक़दार का तयन करे, इसको हम वेटेज टू कंटेंट कहते हैं। अब तीसरा टेबल आप देखेंगे वो दरअसल जो है ना वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, यानी सवालात की अक़साम जो है उसको हम कितना वेटेज देंगे। इसमें भी 3 कॉलम्स है। नंबर 1 कॉलम में सवालात की किस्म या टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे आप, दूसरे में मार्क्स या निशानात लेंगे, तीसरे में फ़ीसद लेंगे आप। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि ऐसे या तवील किस्म के सवालात, लंबे सवालात, जिसके लिए हम जो है ना 5 निशानात मुख्तस किए हैं, जिसका परसेंटेज होता है 20। उसी तरीके से हम शॉर्ट आंसर लिए, शॉर्ट आंसर में हम 10 निशानात दे रहे। 10 निशानात बोले तो 10 ज़रब 4 हुए 40% हो गया। उसके बाद हम तीसरे किस्म के सवालात ले रहे जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हम 10 निशानात दे रहे और 10 को अगर हम 4 से ज़रब दे रहे तो 40 हो रहे। तो इस तरीके से निशानात का अगर हम मजमुआ कर रहे या इनको जमा कर रहे, 5 और 10 15 हो रहे, 10 15 और 10 25 हो रहे। तो बिल्कुल उसी तरीके से परसेंटेज में भी 20 और 40 60 हो रहे, 60 और 40 जो है ना 100 हो रहे, ये दोनों जो है ना बराबर हो जा रहे। तो इस टेबल में हम ये देख रहे कि वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात रहते, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, इनको मुख्तलिफ वेटेजेस दे के हम जो है ना टेस्ट को जो है ना मियारी बना रहे। अब ये रहा तीसरा टेस्ट। अब हम अगले टेबल पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे ये है वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कमरे जमात में तलबा मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कोई ज़हीन होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई बिलो एवरेज होते हैं। तो जो बच्चे जिस किस्म के होते हैं उस किस्म के सवालात देना ज़रूरी है, वरना अगर आप सवालनामे में तमाम सवालात अगर मुश्किल दे देंगे तो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे पास होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं मालूम है, डिफ़िकल्टी लेवल का पूरा जो है ना ख्याल रखते। इसमें भी हम 3 कॉलम बनाए हैं। नंबर 1 है लेवल, वर्टिकल कॉलम, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है परसेंटेज। तो लेवल में हम ये देखेंगे कि ईज़ी, आसान, एवरेज, औसत, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, इस किस्म के सवालात होंगे। अब हम ईज़ी के लिए 7 नंबरात देते हैं। ईज़ी के लिए 7 नंबरात देते हैं। 7 को अगर हम 4 से ज़रब दे रहे तो 28, यानी आम तौर से ये जितने भी समझो बिलो एवरेज बच्चे बासानी इन सवालात को हल कर पाते हैं, लिहाजा इसको हम 28% दे रहे। यानी दूसरे मानों में हमारे कमरे जमात में हम ये देख रहे कि बिलो एवरेज बच्चे 28% हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनको हम 12 निशानात दे रहे। 12 निशानात से मुराद इसका परसेंटेज हुआ 48, यानी दूसरे मानों में ये 48% इस बात की गुमाजी करता है कि एवरेज बच्चे अराउंड 48% हैं। अब हम डिफ़िकल्टी लेवल को बहुत कम दे रहे,
6% 6 मार्क्स दे रहे, यानी दूसरे मानों में 24%, 6 4 24। यानी ये भी इस बात की गुमाजी करता है कि जो बच्चे ज़हीन हैं वो बच्चों का परसेंटेज है 24। इस तरीके से आप मार्क्स को अगर टोटल करें तो 7 और 12 19 हुए, 19 और 6 25 हुए। तो बिल्कुल उसी तरीके से परसेंटेज का भी अगर जो है ना आप टोटल करें 28 और 48 अगर मिलाएं तो समझिए कि 76 हो गए, 76 और समझिए कि 24 को मिलाए तो फिर आप जो है ना ये 100 हो गए। ये दोनों टेबल इस तरीके से टैली होते, यानी ये टेबल वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल है। ये समझिए कि अपने टेस्ट में ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो मान लीजिए कि टेस्ट मेयारी बन रहा। अब नेक्स्ट हम जिसमें जाएंगे वो है ब्लूप्रिंट। अब हम एक्चुअल इस सवालनामे के ब्लूप्रिंट के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल है, और जो सब यूनिट है वो फसल की इस्लाह है। सबसे पहला जो ज़ेली इकाई या सब यूनिट है वो फसल की इस्लाह है। पहले 6 निशानात दिए हैं, वो ऐसे टाइप के लिए दिए हैं, और दूसरा शॉर्ट आंसर्स के लिए 2 दिए हैं और ऑब्जेक्टिव को 1 दिए हैं। तो टोटल इनका जो है ना 8 हो रहा। अब उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे। जो हमारे ज़ेली इकाई हैं वो फसल की इस्लाह 1 है, बीजों की तस्दीक 1 है, ग़िज़ा को नुकसान पहुंचाना है, ग़िज़ा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। ये 4 सब यूनिट्स है। 4 सब यूनिट्स में अलग अलग हम पहले निशानात दे दे रहे। तो हम फसल की इस्लाह के लिए जो निशानात दिए हैं वो 5 और 2, अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो लास्ट में इधर 7 आ जाएंगे। और बीजों की तस्दीक में अगर हम टोटल अगर मार्क्स देखेंगे तो हमको 1 और 6 और 1 7 और 1 जो है ना 8, इस तरीके से यहाँ पर 8 आ जाएंगे। हम ग़िज़ा को नुकसान पहुँचाने में जुमला निशानात अगर हम देखें तो हमको मालूम होगा कि एप्लीकेशन में 3 और 2 दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में कुछ भी नहीं दिया गया है, महारत में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से जुमला 5 निशानात हुए। ग़िज़ा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में हम ये देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग में 1 नंबर दिया गया है और स्किल में 4 नंबर दिए गए, इस तरीके से 5 नंबर। यानी हॉरिजेंटली सबसे पहले सब यूनिट में 7 निशानात हैं, दूसरे सब यूनिट में 8 निशानात हैं, तीसरे सब यूनिट यानी ग़िज़ा को नुकसान पहुंचाने में समझिए कि जुमला 5 निशानात हैं, और ग़िज़ा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो चौथा है उसमें भी जुमला जो है ना 5 निशानात है। तो ऐसे वर्टिकल अगर हम इन सारों को जमा करेंगे तो 60 और 8 15 होंगे, 15 और 5 20, 20 और 5 25 होंगे। जब हम इनको हॉरिजॉन्टल समझिए कि उसके फुट ऑफ द टेबल पे जब हम जाएंगे तो हम वर्टिकली उनको जो है ना जमा करके उनका हिसाब करेंगे। तो टोटल में सबसे पहले नॉलेज में हमको जुमला निशानात 8 मिलेंगे, यानी मालूमात के लिए हम 8 निशानात मुख्तस किए हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में 7 निशानात, 8 और 7 15 हो गए। एप्लीकेशन में 5 निशानात, 15 और 5 20 हो गए। और फिर एप्लीकेशन के बाद स्किल या महारत में 5 निशानात, ये मिलके 25 हो गए। यानी वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली दोनों मिलाने के बाद 25 है। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल सवालनामा तैयार करने के लिए तैयार हो चुका है। इस ब्लूप्रिंट को हम बेस करके या इसकी बुनियाद पर हम मेयारी सवालनामा तैयार करेंगे। हमने अब तक मुख्तलिफ माने व मफ़हूम सीखे हैं। माने व मफ़हूम के बाद मक़ासिद के बारे में हमने बहस की है। मक़ासिद के बाद हमने उसके स्टेप्स के बारे में जो है ना ज़िक्र किया है। स्टेप्स के बाद हम 4 वेटेजेस टेबल सीखे हैं। 4 वेटेजेस टेबल के बाद हमने ब्लूप्रिंट की तैयारी सीखी है। ब्लूप्रिंट की तैयारी के बाद टेस्ट का पूरा मवाद तैयार हो चुका है हमारे सामने। तो टेस्ट की तैयारी या टेस्ट प्रिपरेशन में हम क्या करना चाहिए वो अब हम सीखेंगे। एक अच्छे टेस्ट के खुसूसियात ये हैं कि सबसे पहले भरोसामंदी, रिलायबिलिटी, यानी किसी भी टेस्ट के लिए भरोसामंदी होना बहुत ज़रूरी है। भरोसामंदी में आप ये देखेंगे कि अगर कोई सवाल बार बार तुलबा के सामने पेश किया जाए और उसका जवाब एक ही तरह का हो और मुख्तलिफ मुम्तहिन बार बार एक ही नंबरात दें तो ये रिलायबल कहलाता है। माकूलियत, जो नेक्स्ट स्टेप है वो वैलिडिटी है। इसमें हम किसी ख़ास मकसद को जांचने के लिए मखसूद सवालात देंगे। इसके अलावा दूसरे अनासर पर सवालात नहीं होंगे। जैसे ड्राइंग की महारत में हम ये देखेंगे कि किस तरह बच्चे जो है ना अच्छा ड्राइंग उतारे, ना कि उसके अमल और ख़ताती पर गौर करेंगे। तीसरी खुसूसियत है मारूज़ियत, ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई मुंतहिन किसी जवाब को अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ नहीं पाता है और उसे कम नंबर देता है तो ये सूरत
मारूजियत नहीं कहलाएगी। यानी दूसरे मानों में मुख्तलिफ मुम्तहिन अपनी मर्ज़ी के माफ़क नंबरात नहीं दे सकते। अगर मुम्तहिन तब्दील भी हो रहा तो नंबरात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ऐसी समझिए कि खुसूसियत को हम मारूजियत या ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे। आप चौथे उसमें जो है ना ये देखेंगे कि प्रैक्टिकेबिलिटी या उसकी इफ़ादियत, इंतखाब के इनेखाब में अमली तौर पर कोई मुश्किल ना हो, यानी वक्त का तयन, तुलबा की तादाद, उनके बैठने का इंतज़ाम, इन मुकामात में कामों में आसानी हो और इम्तिहानी सवालात के जवाब लिखने के लिए मुनासिब वक्त, जांच और समझिए कि खुश असलूबी और आसानी से अंजाम पाए, इसके लिए हम बच्चों का जो है ना सही बैठने और उसके वक्त का तयन करेंगे, तब कहीं बच्चे जाके उस इम्तिहान को सही तरीक़े से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वजाहत, क्लैरिटी। सवालनामे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सवाल में इस्तेमाल होने वाली ज़बान साफ़ हो, आसान हो और वाज़ेह हो, सवाल मुख्तसर गैर मुबहम हो। नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफ़िकेशन, पर्चे की दर्जाबंदी करना। पर्चे की दर्जाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट की दर्जाबंदी में जो है ना उम्र, जहानत, उनकी पुख्तगी की सतह के मुताबिक करना बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे जिस लेवल के हैं उस लेवल का पेपर बनाना पड़ेगा हमारे को, उनकी जहानत का समझिए कि ख्याल रखना पड़ेगा और उसके लिहाज से जो है ना हम क्या करेंगे मालूम है, उसकी दर्जाबंदी करेंगे। टेस्ट का इनेकाद, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसका इनेकाद है। टेस्ट के इनेकाद से पहले वक्त और मकासद का हम तयन कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है ना उसके नताइज हासिल होंगे, सही नताइज हासिल होंगे। टेस्ट के इनेकाद के लिए हम वक्त और समझिए कि जगह का तयन नहीं करेंगे या फिर उसके मकासद का तयन नहीं करेंगे तो उसके नताइज भी जो है ना बेहंगाम होंगे। नताइज अगर बेहंगाम होंगे तो हमारा मकसद फौत हो जाएगा, यानी अचीवमेंट टेस्ट का जो मकसद है वो हो नहीं पाएगा। अब मैं आपके सामने एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको देता हूँ। ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है ना जमात नहूम का है। इससे यानी सेक्शन 2 में मुख्तसर जवाबात हैं, जिसमें समझिए कि 2-2 निशानात दिए गए हैं। जुमला 5 सवालात हल करना है, इसके जुमला निशानात 10 हैं। अब इस तरीके से आप सेक्शन 3 में जाएंगे तो मुख्तसर जवाबात मिलेंगे, हर एक के लिए समझिए कि 1-1 नंबर दिया गया है आपको। समझिए कि मुख्तसर जवाबात में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, इसमें मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से 5 सवालात आप हल करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। आज हम जिस उन्वान के तहत सीखे हैं अचीवमेंट टेस्ट, उसमें हमने ये देखा कि उसके माने मफ़हूम क्या हैं। माने मफ़हूम के बाद हमने उसके समझिए कि मकासद पर बहस की है। मकासद के बाद हम उसके मराहिल की तरफ गए हैं। मराहिल में फिर आपको जो है ना मंसूबाबंदी के तहत वेटेजेस कौन कौन से होते हैं, 4 टेबल बताए। वेटेजेस के बाद उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट आपको बताया गया। ब्लूप्रिंट के बाद समझिए कि टेस्ट की तरतीब दी गई। टेस्ट की तरतीब के बाद आपके सामने नमूना पर्चा रखा गया। अगर इस पर आपको मज़ीद मालूमात आप चाहते हैं या फिर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप हमसे इस पते पर रब्ता कर सकते हैं। निज़ामत फासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में बस इतना ही। आइंदा फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।